यह कहानी जो आप देखने जा रहे हैं काफी अजीब कहानी है। इस कहानी में एक आदमी है जो टाइम ट्रैवल करता है, यानी कि समय की यात्रा करता है, और उसे कुछ ऐसा फील होता है जो कि उसकी असली दुनिया में कभी था ही नहीं। वह गायब होकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जो असलियत में कभी थी ही नहीं। तो वह वहां कैसे पहुंचा और उसके साथ क्या हुआ, जानने के लिए आइए पूरी कहानी देखते हैं। जहां से यह कहानी आपके चैप्टर में शुरू होती है वह असली शुरुआत नहीं है। असली कहानी इस चैप्टर से थोड़ा और पहले शुरू हो जाती है, जो आपके चैप्टर में नहीं दी हुई है। तो हम यहां पर शुरू से इस कहानी को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहले कैरेक्टर का नाम है प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे, और ये हिस्ट्री के काफी जाने माने प्रोफेसर हैं। ये पुणे में काम करते हैं। पुणे के लगभग सभी लोग इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं और इनकी काफी रिस्पेक्ट भी करते हैं। किसी भी तरह के होने वाले पब्लिक फंक्शन या किसी भी पार्टी में इन्हें जरूर इनवाइट किया जाता है। इससे पहले यह 999 बार यानी 999 पब्लिक फंक्शंस में स्पीच दे चुके हैं, और इन्होंने ये डिसाइड किया है कि इनका अगला भाषण हिस्ट्री के ऊपर होगा, यानी कि हिस्ट्री के बारे में होगा। और इनको ये स्पीच देने का मौका 2 हफ्तों बाद यानी 2 वीक्स बाद एक सेमिनार में मिलने वाला था। और इस सेमिनार में जो टॉपिक रखा गया था, यानी जिस टॉपिक पर इन्हें बोलना था, उस टॉपिक का नाम था द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जब वह अपने घर की तरफ वापस लौटकर जा रहे थे, तभी अचानक एक ट्रक उनके सामने आ गया और ट्रक से उनकी टक्कर हो गई और वह बेहोश हो गए। थोड़े समय बाद जब उन्हें वापस होश आया तो वे दूसरी दुनिया में जा चुके थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है। उन्होंने देखा कि वे एक हॉस्पिटल में थे और ठीक होने के बाद अगली सुबह उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उन्होंने अपने घर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका घर वहां कहीं था ही नहीं, क्योंकि वह असल में दूसरी दुनिया में पहुंच चुके थे, जिसको हम कहते हैं पैरेलल वर्ल्ड। पैरेलल वर्ल्ड एक्चुअली हमारी ही दुनिया जैसी एक दूसरी दुनिया होती है, और उस दुनिया में बिल्कुल ऐसे ही लोग होते हैं जैसे कि हमारी दुनिया में हैं। लेकिन हो सकता है कि वहां की कुछ घटनाएं यहां होने वाली घटनाओं से शायद अलग होती हूं। खैर, चलिए हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जब उन्हें उनका घर नहीं मिला तो कुछ समय बाद उन्होंने यह डिसाइड किया कि वह बॉम्बे जाएंगे, क्योंकि उनका एक लड़का था जो बॉम्बे में एक ब्रिटिश कंपनी में काम करता था। पहले वह पुणे रेलवे स्टेशन गए और वहां से बॉम्बे के लिए एक ट्रेन पकड़ी, और यहीं से आगे की स्टोरी आपके चैप्टर में शुरू होती है। चलिए देखते हैं। जिस ट्रेन से प्रोफेसर गायतोंडे ट्रैवल कर रहे थे, उस ट्रेन का नाम था जिजामाता एक्सप्रेस। यह ट्रेन पुणे बॉम्बे रूट पर चल रही थी, और एक दूसरी ट्रेन जिसका नाम था डेक्कन क्वीन उसके मुकाबले काफी तेज दौड़ रही थी। ट्रेन में सफर करते समय उसने देखा कि पुणे के बाहरी इलाकों में कोई भी इंडस्ट्रियल टाउन नहीं था। सबसे पहला स्टेशन, जिसका नाम था लोनावाला, वह 40 मिनट बाद आया। फिर आगे घाट का कुछ हिस्सा आया जो कि देखने में पहले ही जैसा लग रहा था, कुछ अलग नहीं था। इसके बाद वह ट्रेन करजात नाम के एक स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकी और फिर काफी स्पीड से दौड़ पड़ी। आगे चलकर यह कल्याण नाम के एरिया से होती हुई निकली। जब वह ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तब उसके दिमाग में मुंबई पहुंचकर कुछ काम करने का प्लान आया। उसे लगा कि एक हिस्टोरियन होने के नाते उसे यह सब प्लानिंग पहले से ही कर लेनी चाहिए थी। उसने सोचा कि ट्रेन से उतरकर वह लाइब्रेरी में जाएगा और वहां हिस्ट्री की कुछ बुक्स पढ़ेगा, और बुक्स पढ़ने के बाद शायद उसे इस बात का आइडिया लग जाएगा कि उसकी है कंडीशन कैसे हो गई। फिर उन्होंने वापस लौटकर राजेंद्र देशपांडे के साथ बातचीत करने की प्लानिंग भी बनाई, जिससे कि उनको यह समझने में मदद मिल सकेगी कि रियलिटी में उनके साथ क्या हुआ था। चलिए, क्योंकि अब राजेंद्र देशपांडे का नाम भी आ गया है, तो उनका इंट्रोडक्शन भी हम आपको दिए देते हैं। राजेंद्र देशपांडे मैथमेटिकल और साइंस एक्सपर्ट थे, जिन्होंने गंगाधर पंत से बातचीत होने के बाद यह पता करने की कोशिश की कि आखिरकार प्रोफेसर गंगाधर पंत के साथ क्या हुआ था। चलिए अब अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। आगे चलकर उनकी ट्रेन सरहद नामक एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। जिस ट्रेन से वे सफर कर रहे थे, उसमें एक दूसरा आदमी भी बैठा था, जिसका नाम था खान साहब। वहां उन्हें खान साहब से पता पड़ता है कि यह वही जगह है जहां से ब्रिटिश राज शुरू होता है, और बॉम्बे एक ब्रिटिश इलाका था, और बॉम्बे घूमने के लिए उन्हें परमिट की जरूरत पड़ेगी।
खान साहब से बात करने के दौरान उन्हें मालूम पड़ा कि वे दिल्ली से पेशावर जा रहे थे। खान साहब जो बातें उन्हें बता रहे थे वह सब बातें उन्होंने बहुत गहराई से सुनी, क्योंकि उनकी बातें सुनकर उन्हें इस बात का आइडिया हो गया कि यह जगह भारत का एक अलग हिस्सा लग रहा था। और इस बॉम्बे में वह पहली बार आए थे। उन्होंने देखा कि ट्रेन जब शहर के आसपास के ट्रेन ट्रैफिक के एरिया से होकर गुजरी तो वहां ब्लू कलर के ट्रेन के डिब्बों पर GBMR लिखा हुआ था। खान साहब ने उन्हें बताया कि इसका पूरा मतलब ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे है। और उन्होंने देखा कि वहां ट्रेन के हर डिब्बे पर ब्रिटिश फ्लैग पेंट किया हुआ था। इसका मतलब यह था कि वे लोग उस समय ब्रिटिश टेरिटरी यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में थे। ट्रेन जब दादर स्टेशन पर रुकी तो वहां उन्होंने देखा कि ज्यादातर स्टाफ एंग्लो इंडियन और फारसी लोगों का था, जिनमें कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। जैसे ही गायतोंडे स्टेशन से बाहर आए तो सामने खड़ी बिल्डिंग को देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि वहां ईस्ट इंडिया कंपनी की बिल्डिंग खड़ी हुई थी। उन्होंने सोचा कि यह कंपनी तो 1857 के बाद ही खत्म हो गई थी, तो फिर यह बिल्डिंग यहां कैसे खड़ी हुई है और लोग इसमें काम भी कर रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही वे हॉर्नबी रोड पर चले उन्होंने देखा कि वहां जैसी शॉप्स पहले हुआ करती थी वह अब बिल्कुल भी वैसी नहीं है। उनकी जगह दूसरी ही शॉप्स हैं और कुछ ब्रिटिश बैंक्स भी थे, जैसे कि इंग्लैंड के शहर की ऊंची ऊंची गलियों में होते हैं। आगे चलते हुए वह होम स्ट्रीट नाम की एक गली में मुड़ गए और वहां खड़ी हुई बिल्डिंग जिसका नाम था फोर्ब्स बिल्डिंग, उसमें घुस गए, क्योंकि उनका लड़का वहां पर काम करता था जिसका नाम था विनय गायतोंडे। वह उससे मिलने के लिए वहां गए थे। रिसेप्शनिस्ट बोली कि यहां इस नाम का कोई आदमी काम नहीं करता। यह बात सुनकर उन्हें बहुत झटका लगा। इस घटना से उन्हें इस सच्चाई का पता चल गया जो कि राजेंद्र देशपांडे ने उन्हें बताई थी। राजेंद्र देशपांडे ने उन्हें पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बताया था। वे बिल्डिंग से बाहर वापस आ गए। उन्होंने सोचा कि उन्हें सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी जाना होगा ताकि वहां पहुंचकर वह इस पहेली को सुलझा सकें कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। उन्होंने रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया, फिर उसके बाद टाउन हॉल बिल्डिंग में चले गए जहां पर एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी थी। यह उनका गुड लक था कि उन्हें पैरेलल वर्ल्ड में वह लाइब्रेरी मिल गई। वहां उन्होंने पढ़ने के लिए हिस्ट्री बुक्स की एक लिस्ट मांगी। उन बुक्स में उनके द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स भी वहां पर थीं। उन्होंने बुक्स के 5 वॉल्यूम्स यानी 5 पार्ट्स मंगवाए थे, जो थोड़ी देर बाद पढ़ने के लिए अवेलेबल कर दिए गए। फर्स्ट पार्ट अशोक के समय तक का था, सेकंड पार्ट समुद्रगुप्त तक, थर्ड पार्ट मोहम्मद गौरी तक, फोर्थ पार्ट औरंगजेब की मौत तक था। यहां तक तो सब हिस्ट्री वैसी ही थी जैसा कि वह जानते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि लास्ट वॉल्यूम में चेंजेस आ गए थे। वह उस जगह तक पहुंच गए जहां से हिस्ट्री चेंज हो रही थी। वे उस पेज पर पहुंच गए जहां पर बैटल ऑफ पानीपत को डिस्क्राइब किया जा रहा था और उसमें बताया गया था कि यह फाइट मराठों ने जीत ली थी। उसमें बताया गया था कि जीतने वाली मराठा सेना ने, जिसके लीडर सदाशिव राव भाऊ और उनके भतीजे विश्वास राव थे, उन्होंने अब्दाली को बुरी तरह तबाह कर दिया था और उसका पीछा करते हुए उसे वापस काबुल भगा दिया था। उस बुक में फाइट के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया था, बल्कि उसके रिजल्ट के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। गंगाधर ने उस बुक को काफी इंटरेस्ट से पढ़ा। उसने देखा कि लिखने का ढंग बिना किसी गलती के था। यह किताब उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, पर फिर भी वह इस फाइट की डिटेल्स के बारे में पहली बार पढ़ रहे थे। उन्होंने पढ़ा कि मराठा युद्ध जीतने के बाद काफी मजबूत हो गए थे। नॉर्थ इंडिया में उनकी पावर बढ़ गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी वहां अपना कब्जा नहीं कर पाई थी। दादा साहेब पॉलिटिक्स को छोड़कर रिटायर हो गए थे। मराठों के साथ हुए युद्ध के हारने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी केवल मुंबई, कोलकाता और मद्रास तक ही सिमट कर रह गई थी। बाकी की पूरी इंडिया पर मराठों का प्रभाव था। कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पेशवाओं ने दिल्ली में मुगल साम्राज्य को जीवित रखा, यानी पेशवाओं ने मुगलों को दिल्ली में रहने का अधिकार दे दिया था। मुगल साम्राज्य पेशवा के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया था। पेशवा के शासकों ने अपने खुद के साइंस और टेक्नोलॉजी के सेंटर खोले, क्योंकि वह साइंस और टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस को काफी अच्छे से समझते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिल गया
और उन्होंने पेशवा लोगों को उनकी हेल्प करने का ऑफर दिया। पेशवाओं ने उन लोगों को केवल कुछ ही फील्ड्स में यानी लिमिटेड फील्ड में ही काम करने का मौका दिया। 20th सेंचुरी में वेस्टर्न कंट्री से इंस्पायर होने के बाद वहां और अधिक बदलाव आ गए। इस समय तक पेशवा लोगों ने अपने बिजनेस को लगभग खो ही दिया था और उनकी जगह धीरे धीरे डेमोक्रेटिक रूप से चुने गए लोगों ने ले ली थी। इस समय तक दिल्ली का शहंशाह केवल नाम मात्र का ही शहंशाह रह गया था और वह पेशवाओं के कहने पर सिर्फ एक रबर की मोहर की तरह उनके लिए काम करता था। जैसे जैसे गंगाधर पंत इस किताब को पढ़ते गए, उनकी समझ में आने लगा था कि वह एक ऐसे देश के बारे में पढ़ रहे हैं जो कभी अंग्रेजों का गुलाम बनाया ही नहीं गया था। यह भारत अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुका था और जानता था कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। कुछ बिजनेस रीजंस की वजह से इंडिया ने अंग्रेजों को बॉम्बे को एक चौकी के रूप में बनाए रखने की आज्ञा दे दी थी, लेकिन यह समझौता 1908 में हुआ था और 2001 में खत्म होने वाला था। यानी कि 2001 के बाद अंग्रेज बॉम्बे को छोड़कर हमेशा के लिए अपने देश वापस लौट जाएंगे। इतना सब पढ़ने के बाद भी उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर मराठा युद्ध कैसे जीत गए। इसका आंसर जानने के लिए उन्हें युद्ध के बारे में डिटेल से जानकारी लेनी पड़ी। काफी सारी किताबें देखने के बाद आखिरकार उनकी नजर एक किताब पर पड़ी जिसका नाम था भाऊ साहेब बांची बाखर। किताब पढ़ने के दौरान उन्हें मालूम पड़ा कि विश्वास राव अंग्रेजों के साथ हुई लड़ाई में गोली लगने से बाल बाल बचे थे। फिर लाइब्रेरियन ने उन्हें याद दिलाया कि लाइब्रेरी बंद होने वाली है। गंगाधर ने कहा कि ठीक है, मैं कल सुबह फिर से ये किताबें पढ़ने आऊंगा। जाते समय उन्होंने कुछ नोट्स अपनी जेब में डाल लिए और धोखे से उन्होंने उस किताब को भी अपनी लेफ्ट पॉकेट में डाल लिया। फिर गेस्ट हाउस में खाना खाने के दौरान उन्हें इस चीज का आभास हुआ कि गलती से यह किताब उनकी जेब में आ गई है और उन्होंने सोचा कि जब कल सुबह लाइब्रेरी जाएंगे तब इस किताब को रिटर्न कर देंगे। उन्होंने उस बुक में से एक पेज फाड़कर अपनी जेब में रख लिया। खाना खाने के बाद वे आजाद मैदान की तरफ टहलने के लिए चले गए। उन्होंने देखा कि मैदान में एक पंडाल लगा हुआ है और वहां काफी भीड़ जा रही है क्योंकि वहां एक भाषण होने वाला था। उनकी आदत थी कि कोई पंडाल देखते ही वह उसकी तरफ दौड़ पड़ते थे। उनकी यही आदत उन्हें पंडाल की तरफ ले गई। लोग पंडाल में आ रहे थे और जा रहे थे और कुछ लोग लगातार भाषण दे रहे थे, लेकिन प्रोफेसर गायतोंडे का ध्यान दर्शकों की ओर नहीं था, बल्कि उनका ध्यान स्टेज की तरफ था, जहां एक टेबल और एक कुर्सी पड़ी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा नहीं था। खाली कुर्सी देखकर वे बोले, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, प्रेसिडेंट की कुर्सी और वह भी खाली पड़ी है। यह सोचकर वह सीधे उस कुर्सी की तरफ चले गए। भीड़ उनको कुर्सी पर देखकर बहुत ही हैरान हो गई और भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाए, कुर्सी को खाली करो, यह कुर्सी बैठने की नहीं है, यह केवल एक सिंबल के रूप में रखी गई है। प्रोफेसर जनता से बोले, ज्यादा बदतमीजी मत करो, आज तक किसी अधिकारी के बिना कोई लेक्चर सुना है क्या? और इतना कहकर वह माइक की तरफ गए और लेक्चर देने लगे। जनता उनका भाषण सुनने के मूड में नहीं थी। उन्होंने उन्हें स्टेज से नीचे आने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माने। परेशान होकर जनता ने टमाटर, अंडों और दूसरी चीजों से उन्हें पीटना शुरू कर दिया और उन्हें स्टेज से हटाने के लिए वहां दौड़ पड़े। इस छीना झपट्टी में उनकी बुक भी कहीं निकल पड़ी और खो गई। लोग उन्हें उठाकर मैदान की तरफ फेंकने ही वाले थे कि तभी वह अचानक गायब हो गए। एक्चुअली में वे भीड़ के द्वारा पीटे जाने पर इस दुर्घटना का शिकार हो गए और अपने असली संसार में वापस लौट आए थे। अगली सुबह उन्हें अपनी असली दुनिया में आजाद मैदान में फटे हुए कपड़ों के साथ पाया गया। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या हुआ था और वह पुणे वापस लौट गए। वापस लौटने के बाद उन्होंने यह सारी घटना अपने दोस्त राजेंद्र देशपांडे को सुनाई, जो कि मैथमेटिक्स और साइंस के एक्सपर्ट थे। राजेंद्र ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि कैसे कैटास्ट्रोफी थ्योरी और लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी उनके ऊपर अप्लाई हो गई, जिसकी वजह से उन्हें यह सब झेलना पड़ा। पहले राजेंद्र को यह महसूस हुआ कि गायतोंडे की जिस समय टक्कर हुई थी उस समय वे पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में सोच रहे थे। इसीलिए शायद उनको ऐसा लग रहा है कि वह दूसरी दुनिया में गए, लेकिन उन्होंने वह युद्ध और वह सारी बातें सिर्फ अपने सपनों में ही देखी हैं। लेकिन जब गायतोंडे ने उनको वह फटा हुआ पेज अपनी जेब से निकाल कर दिखाया, जो कि वह दूसरी दुनिया की हिस्ट्री की बुक में से फाड़ कर अपने साथ रखकर लाए थे और जिसमें यह लिखा हुआ था
कि विश्वास राव अपनी मौत से बाल बाल बचे थे, जबकि उनकी अपनी इस दुनिया में, इस हिस्ट्री की बुक में यह लिखा हुआ था कि विश्वास राव को गोली लगी थी और गोली लगने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। और इसी वजह से अपनी असली दुनिया में मराठा लोग कभी जीते ही नहीं थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे कंट्री पर राज किया था। उस कागज को देखकर राजेंद्र भी काफी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यह इस बात का पक्का सबूत था कि गायतोंडे दूसरी दुनिया में गए हैं। लेकिन काफी देर तक उनके साथ डिस्कशन करने के बाद वह इस परिणाम पर पहुंचे कि इस दुनिया के बाहर कई सारी दूसरी दुनिया भी हो सकती हैं, जो कि समय के अलग अलग पॉइंट्स पर होंगी। हो सकता है कि उन दुनियाओं की अपनी अलग अलग हिस्ट्री हो। और उन्होंने यह भी बताया कि प्रोफेसर गायतोंडे एक दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में चले गए थे, जहां पर टाइम तो सेम था, लेकिन इतिहास यानी हिस्ट्री बिल्कुल अलग थी। ट्रांजिशन यानी स्थानांतरण करके आप दो संसारों का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आप एक समय में एक ही संसार का अनुभव कर सकते हैं। एक तो वह संसार जिसमें आप अभी रहते हैं, और दूसरा संसार जहां आपने पिछले 2 दिन गुजारे। एक संसार का अलग इतिहास है जिसे हम जानते हैं, और दूसरे का अपना अलग इतिहास है। हिस्ट्री पानीपत के युद्ध से चेंज हुई। आप ना तो पास्ट में गए और ना ही फ्यूचर में। आप प्रेजेंट टाइम में थे, लेकिन एक अलग संसार का अनुभव कर रहे थे। यह सब जानकारी लेने के बाद गंगाधर पंत ने राजेंद्र से एक सवाल पूछा, और वह सवाल था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यानी कि मैं इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में क्यों चला गया। राजेंद्र को इस सवाल का जवाब नहीं पता था। वह बोले कि अगर मैं इस सवाल का जवाब जानता तो मैं एक बहुत बड़ी समस्या को हल कर चुका होता। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका रहस्य साइंस अभी तक नहीं सुलझा पाया है, और तुम्हारे द्वारा किया गया सवाल उन्हीं रहस्यों में से एक है जिसका आंसर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन हां, मैं इस बारे में सिर्फ अपने अंदाजे यानी आइडियाज ही लगा सकता हूं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जब तुम्हारी टक्कर ट्रक से हुई तो उस समय तुम विनाश के सिद्धांत यानी कैटास्ट्रोफी थ्योरी और युद्ध में इसके अप्लाई होने के बारे में सोच रहे थे। हो सकता है कि तुम पानीपत के युद्ध के बारे में सोच रहे थे, और तुम सोच रहे थे कि युद्ध के रिजल्ट अगर कुछ और होते तो इतिहास किस तरफ मोड़ लेता। और जब तुम ये बात सोच रहे थे तो शायद टक्कर के समय तुम्हारे दिमाग में न्यूरॉन्स ने ट्रिगर का काम किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम गोली चलाते हैं तो हमें इतना आइडिया तो होता ही है कि ये गोली कहां जाकर लगेगी, लेकिन जब किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और वह घूमने लगता है तो हमें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि यह इलेक्ट्रॉन किस दिशा में और कहां जाएगा। यह इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, थोड़ी दूर जा सकता है या दूसरी दुनिया में भी जा सकता है। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। टक्कर के दौरान जिस समय तुम दूसरी दुनिया के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में सोच रहे थे, तो तुम्हारे दिमाग के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूरॉन्स ने एक ट्रिगर का काम किया होगा, और वे इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल वर्ल्ड में चले गए होंगे। इस तरह तुमने पैरेलल वर्ल्ड की यात्रा की है। गायतोंडे बोले, हां, यही मेरा अगला टॉपिक होने वाला था जो मैं अपनी 1000वीं असेंबली में बोलने वाला था। वहां मैं यही बोलने वाला था कि अगर पानीपत के युद्ध के रिजल्ट कुछ और होते तो इतिहास कैसा होता। राजेंद्र हंसते हुए बोले, अब तुम्हें इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इस टॉपिक की रियलिटी से हकीकत में मिल चुके हो, और तुम जान चुके हो कि अगर उस युद्ध के परिणाम अलग होते तो इतिहास कैसा होता। यह बात बोलते हुए राजेंद्र हंस पड़े, लेकिन गंगाधर पंत सीरियस थे, और सीरियस होकर वे बोले, मेरी 1000वीं मीटिंग आजाद मैदान में ही होने वाली थी, और वह मीटिंग मैंने दूसरी दुनिया में जाकर ले ली है। यह बात अलग है कि वहां मीटिंग लेने के दौरान मुझे इतनी बेरहमी से रोका गया और इतनी बुरी तरह से पीटा गया, और मैं वहां अपनी कुर्सी बचाते बचाते गायब हो गया। अब मैं किसी दूसरी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए नहीं जाऊंगा। मैंने अपने सभी साथियों से यह बोल दिया है कि अब मैं उस मीटिंग में नहीं आऊंगा। दूसरी दुनिया की मीटिंग ज्वाइन कर मेरा पेट अच्छी तरह से भर गया है।